चलो भैया आगे का कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी माइक लग रहा है हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। कल हम लोग पढ़े क्या थे? पढ़े थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। शायद अंतर भी हमने लिखवा दिया था। वाष्पदाब भी हो गया था, मतलब खत्म हो गया। वाष्पदाब में अवनमन जितना चल रहा था उनका टोटली समाप्त हो गया। टोटल तरीके से वाष्पदाब का अवनमन समाप्त हो गया। अब हमें पढ़ना है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। चलो क्वथनांक की दो परिभाषा बताते हैं। यहां से जो लिखा है पढ़ाया जा रहा है पेपर में 3 नंबर का कंफर्म मान लो। चलो या तो डेरिवेशन परिभाषा या फिर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आएगा तो 3 नंबर और डेरिवेशन आएगा तो परिभाषा विद डेरिवेशन आ जाएगा इसका हल करने के लिए। 3 नंबर कहीं नहीं गया। तुम्हें समझने का बस एक में मेहनत करनी है। क्वथनांक में बहुत ज्यादा हार्ड है, तभी समझने में आसान लग रहा है, समझाएंगे। जब डेरिवेशन में तो बड़ी कठिन हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार मेहनत करके समझो क्वथनांक का, हिमांक अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वथनांक और हिमांक में दोनों में से कोई ना कोई एक हर साल आता रहता है, इसलिए मन लगा कर अच्छे से समझना। पहले क्वथनांक को समझते हैं क्या है, फिर क्वथनांक की पूरी पॉइंट ही जितना भी क्वथनांक में आएगा सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर वही है टोटल मिलाकर। परिभाषा जो पुरानी है कहीं ऐसी जाती है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के क्या हो जाता है बराबर। ऐसा वाष्पदाब जिस निश्चित ताप पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो उस ताप को ही हम क्या कहते हैं लल्ला? क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का, उस तरल का क्वथनांक कहा जाता है। जैसे सभी को पता है कि जो पानी होता है H2O लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पाते ही यह खौलने लगता है। पानी क्या करने लगता है? खौलने लगता है, उबलने लगता है। इसको उबलना, खौलना या फिर क्वथनांक या बॉइलिंग कहते हैं, बॉइल करना। तो यह किस में बदलने लगता है? H2O गैस में। लिक्विड से किस में बदलता है? गैस में बदलने लगता है। तो यही टेम्परेचर जल का, यह जो टेम्परेचर है कितना है? क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव का वाष्प में क्या होना? बदलना। वाष्प या इसी को कहते हैं क्या चीज? गैस में बदलना ही क्या कहलाता है? क्वथनांक। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा निश्चित टेम्परेचर पर, उसी निश्चित टेम्परेचर को कहेंगे। जैसे एक जल का हो गया। एक बात कर लेते हैं एथिल अल्कोहल जो शाम को पैक बनाते हैं सर, क्या जल रहा है जी? बाहर नहीं जल रहा है? चलो जी देखा जाए। यह एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है लिक्विड का, यह 78.3 डिग्री सेल्सियस और हम गर्म करते हैं जब इसको, तो यह C2H5OH गैस में बदल जाता है। तो इसका जो क्वथनांक हुआ एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना हुआ? 78.3 डिग्री सेल्सियस। परिभाषा एग्जाम्पल सामने डिफाइन करना है। पहले आसान परिभाषा फिर उसके बाद सब कंबाइन करके परिभाषा बताएंगे कैसे, दोनों तरीके से कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। एक ऐसे हो गया था। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है का नाम होता है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है उसका मान बदल जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसको ऐसे डिफाइन किया, वायुमंडल के मानक दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं बदलना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, ताप क्या है? निश्चित। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। मामला क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहे हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता। दोनों परिभाषा, दोनों में से कोई परिभाषा हम लिख सकते हैं। चलो लिखा जाए परिभाषा लिखो जी। वह निश्चित ताप, पहले सदार वाली परिभाषा बोल रहे हैं, ठीक है। वह निश्चित ताप
वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वह उसका क्वथनांक कहलाता है। हो गया? वह उसका क्या कहलाता लीला? क्वथनांक, हेडिंग कहलाता। वह उसका हेडिंग कहलाता, ये कहलाता क्वथनांक कहलाता। यहां में लिखो दूसरी परिभाषा, बोले वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर, वायुमंडल के मानक दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वह उसका क्वथनांक कहलाता है। बातें समझ में आई या स्पाइस हो गया? आ गया जी? एग्जाम्पल उतारो इतना पड़ा। पहले परिभाषा जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, यही है ना तीसरी हेडिंग जी हम लोगों की अणुसंघ गुणधर्म का। अणुसंघ गुणधर्म की तीसरी हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन, या क्वथनांक में उन्नयन, जो भी करो। समझाने के लिए थोड़ा सा याद करो, जब वाष्प दाब का अवनमन हम पढ़ा रहे थे, उसकी परिभाषा को हमने बोला था अल्लाह ध्यान से समझना, आगे कई बार परिभाषा इस्तेमाल की जाएगी, इसमें भी वही करेंगे। तुम सभी लोग खाना बनते हुए देखे हो, थोड़ी सी पूरी स्टोरी बता रहे हैं, कई सारी चीजें तुमसे इसमें पूछी जा सकती हैं या पूछा जा सकता है। यह विलेय है, पहले पानी है। देखो हर एक बात को चित्र से समझाने का इसलिए प्रयास करो, दिमाग में घुसना चाहिए। यह विलायक है। विलायक कैसा होना चाहिए? शुद्ध। इस शुद्ध विलायक में हम कोई पदार्थ घोलने जा रहे हैं। यह पदार्थ कैसा होना चाहिए भैया? इस पूरे अणुसंघ गुणधर्म में क्या बात की जाती है? अणुसंघ गुणधर्म में पूरी बात किस पदार्थ की जाती है? अवाष्पशील और वैद्युत अनपघट्य। ये ना बताया गया है, चाहे वो हम बात करें हम पहले परासरण दाब की, चाहे हम बात करें वाष्प दाब में अवनमन की, या फिर बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, सभी में इस्तेमाल कैसा किया जाता है? और वाष्प से या वैद्युत अनपघट्य या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ होना चाहिए घुलने वाला। ये क्या है? विलेय है। क्या है भैया? विलेय। चलो जी क्लियर करते हैं। पानी खौल रहा है, खाना वो बन रहा तो उबल रहा होता है, जैसे तुम उसमें नमक डाल दो क्या वो खौलता रहता है? नहीं, तुरंत रुक जाता। फिर कुछ समय बाद स्टार्ट होता बॉयल करना, यानी कि जैसे नमक खौला, नमक डाल दिए तो वैसे ही खौल रहा है, तुरंत उसका बॉयल करना क्या करता है? रुक जाता है। अगर चाशनी बना रहे हो
तो चाशनी बनाते समय जब पानी खौला या बॉयल कर रहे हो, उबल रहा है, उसमें जैसे ही थोड़ा सा चीनी डाले तुरंत तो उबलना क्या कर देता है, बंद हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद फिर से उबलना प्रारंभ करता है। तो इसके बीच कुछ क्रिया हो रही है। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है कि उस टेम्परेचर में कितना का बदलाव हुआ, कितनी की वृद्धि हो रही है, ये पता करना। टेम्परेचर में क्या हो रही है भैया, वृद्धि, और कितनी की वृद्धि यही पता करना क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। परिभाषा रिपीट करने जा रहे हैं, यहां पर पूरा है लिखा हुआ सारा कुछ, और इसमें जब भूल जाएगा तो ये विलयन बनेगा। क्या बनेगा भैया, विलयन। इधर हम विलयन भी दिखा देते हैं, यह विलयन। सबको बता दिया विलायक के वाष्प दाब को किसे, दिख रहा है सबको ना, विलायक के वाष्प दाब को किससे दर्शाते हैं जी, वाष्प दाब P0 से दर्शाते हैं, और विलयन के वाष्प दाब को ना भैया, वाष्प दाब को PS से दर्शाते हैं। हाँ, तुम्हारे किताब में भिन्न भिन्न किताबों में ऐसा दर्शा देता है, इसको P0 का देता है, इसको केवल P के देता है, अलग अलग जगहों। हम PS कई जगहों की किताब इसलिए लिखे ताकि कंफ्यूजन से पूरा दूर रहो, हम क्लियर ही रहे कि यह विलयन का ही है। टोटल प्रेशर, कुछ लोग इसको टोटल प्रेशर मान बैठते बाद में, इस वजह से PS लिखना अनिवार्य होता है। लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये P0 विलायक के लिए तो रहेगा ही रहेगा। एक बात बताना, इसका टेम्परेचर, विलायक का जो टेम्परेचर होगा जो उस पर बॉयल करेगा, तो विलायक के क्वथनांक को किससे दर्शाएंगे, हर एक चीज विलायक को टेम्परेचर को T से, टेम्परेचर को किससे, T से, यानी क्वथनांक T से, और नॉट लगा देंगे, मतलब नॉट विलायक के लिए। और विलयन के टेम्परेचर को किससे दर्शाएंगे, क्वथनांक मतलब ताप जी, इसको बॉयल करेगा, तो इसको दर्शाएंगे किससे हम लोग, TS से दर्शाएंगे। अब परिभाषा बनाने चल रहे हैं, पूरी परिभाषा ध्यान सुनना। कहेंगे जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ या पदार्थ को, जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर में बताया गया था ना कि जैसे हम विलयन बनाएंगे, विलय को घोलेंगे, तो उस विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा विलायक के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात समझना, जब प्रेशर डाउन हो गया तो भैया कंफर्म है कि उसे खौलाने के लिए टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। कल याद करो, कल के ग्राफ में नहीं बताया था, जब यह ग्राफ ये पथ से नीचे आया, वेपर प्रेशर यहां पर होना चाहिए था, इस वाले पॉइंट पर, देखिए इससे डाउन आ गया वेपर प्रेशर, तो भैया बॉयल तो यहां पर करेगा ना। अगर बॉयलिंग यहां पर, तो यहां इस वाले प्रेशर को यहां तक ले जाने के लिए ताप हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बात कहेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं पूरी स्टोरी यहाँ पर, और सब कुछ यहीं पर फिक्स है, इन्हीं दोनों के बीच में। कहेंगे जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है लल्ला, अधिक हो जाता है। अगर पानी खौल रहा था कितने पर, पानी है मान लेते हैं, क्या है, जल है, और जल खौल रहा था कितने पर, 100 डिग्री पर, और जैसे उसमें हमने चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी, तो जो विलयन बना चीनी डालने पर, या ये चीनी है, चीनी ना चीनी, जैसे ही डालेंगे चीनी, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री न रहकर वह 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103। तो हमने माना कितना हुआ भैया, 103 डिग्री सेल्सियस। अब जो विलयन है कितने पर खोलना शुरू करेगा, 100। पानी 100 पर खोलता है, सबको पता है, लेकिन चीनी डालते ही कितने पर खोलने लगा हुआ, 103 पर। अब आप बात करते हैं, जो जल है उसका प्रेशर कितना है, मान लेते हैं 8 ATM है, कितना है, 8 ATM है, और जैसे उसमें हमने घोल दिया तो उसका प्रेशर घट के कितना हो गया, 6 ATM हुआ। तो भैया जरा देखो ना, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
लेकिन विलयन का जो क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अतः अधिक वाले में से किसको घटा देंगे? कम वाले को। अतः विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी भी कहते हैं। टी फॉर टेम्परेचर, डेल्टा फॉर डिफरेंस, टेम्परेचर परिवर्तन, लेकिन किसका है? बी फॉर बॉइलिंग के लिए, यानी क्वथनांक में उन्नयन का डिफरेंस है डेल्टा टी एस माइनस टी नॉट। परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं और इस बार क्लियर हो जाना चाहिए और लिखाएंगे पूरा यहाँ और यहाँ तक ध्यान देखते रहना हमारी उंगलियों को और इस बोर्ड पर, बस इतना कर लो क्या हो जाएगा। कहेंगे जब किसी अवाष्पशील या वैद्युतनघट्य पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। अतः विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कितना अंतर आएगा भैया? 3। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना कहलाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मामला समझ में आ गया। और क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टी द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा बात है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं परिभाषा। देखो जी, लिखो बोले। देखो जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है, जो भी इच्छा करे। हो गया। अतः विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अतः विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसी डेल्टा टी द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया हमारे देश के वीर जवानों? हाँ, डेल्टा टी और बी ऐसे छोटा सा रहेगा नीचे सब्स्टिट्यूट में। तो दिक्कत है जी, फार्मूला लिख लो। अब हम समझाते हैं ये क्यों घटिस, ये क्यों बढ़िस। ये वाला फार्मूला लिखना, ऊपर वाला नहीं लिखना। देखा जाए क्वेश्चन में जो पैक किया वो समझा नहीं वाले चीजों को तो उतार लोगे। ये लिखो ना, केवल उतना समझा दिमाग के पैदा कर सकते। चलो भैया, लुक एट बोर्ड। हो क्या रहा है? अगर कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब विलायक से वाष्प दाब से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब समझो भैया, 10 लड़के भाग रहे हैं अकेले केवल, तो उनका रफ्तार अधिक होगा कि नहीं होगा? अधिक होगा। 10 लड़के जो अकेले भाग रहे हैं वो विलेन है। वो क्या है? विलेन। उसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई है। लेकिन जैसे उनके कपार पर 10-10 किलो का बोझा रख दे सभी के, देखा उधर रफ्तार से भागेंगे। अब वो विलेन बन गए, अब वो विलेन बने तो विलेन का रफ्तार क्या हो गया? कम हो गया, यानी वेपर प्रेशर कम हो। तो वही तो रीजन चल रहा होगा इसके अंदर वेपर प्रेशर कम होने का कारण समझो। ये जो जल के अणु है ना, H2O स्वतंत्र है जब तक अकेले है, लेकिन जैसे विलय का अणु एक घुलता है तो विलय के एक अणु के साथ मिनिमम कम से कम लगभग 6 जल के अणु चिपक जाते हैं। इसके साथ अंतरा अणु इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बनने लगता है। इस प्रकार से यह उसके साथ चिपक जाते हैं। लगभग जल के कितने अणु? 6। लगभग जल के 6 अणु इस एक चीनी के कण को, ऐसा समझो, चीनी के एक कण के चारों तरफ जल के 6 अणु चिपक गए। ठीक है? जब चिपके तो ऐसे ऐसे चारों तरफ छल्ले के बातें में चिपके होंगे ना। ये अकेले ऐसे स्वतंत्र घूम रहे थे बेचारे, लेकिन चीनी का एक अणु आया, लेकिन चिपका ले 4-5 को एक साथ मिला दिया, तो वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। वाष्प दाब तो घटेगा ही घटेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक। दूर दूर बैठ रहे हैं सभी लड़के तो कोई समस्या नहीं, क्लास में शोर नहीं हो रहा, और सभी को एक साथ इकट्ठा कर, जैसे तुम लोग इकट्ठा हो गया तो कचर पचर कचर पचर करते रहते हो, तो वेपर प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया? उस समय घट गया। विलायक के दूर से चुपचाप शांति से बैठे थे। तो सारी बातें यहीं पर है। क्यों घटा? इसको कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि अंतरा अणुक बल, आंतरिक अणु बल कहा जाता है, जो अणुओं के बीच बल लगता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण इनका वाष्प दाब घट गया। लेकिन अब काम हुआ क्या? अब इसको गर्म करना शुरू करेंगे, तो गर्म करेंगे तो खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए इन कणों को मूव करना पड़ेगा ना इधर उधर। खोलने का मतलब क्या होगा? गतिशील समय जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगा। तो जाने के लिए ये इसको छोड़ेगा तभी ना। पानी जो था अकेला था बेचारा, तो खोला तो खूब इधर उधर 100 पर घूम रहा था, लेकिन जैसे एक अणु बीच में चिपक गया तो इसके बीच में जो अंतरा अणु बंध बना, इसके कारण ये घूम भागने पड़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। जैसे 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये वाला बीच का बंध क्या होना शुरू हुआ? टूटना शुरू हुआ। अब ये टूटेगा तभी तो घूमेगा, खोलेगा ना। इस वजह से टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? प्राप्त विलयन का बढ़ाना पड़ता है। किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा। जल की अपेक्षा बढ़ाना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि जल के अणुओं और विलय के अणुओं के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगता है, आंतरिक अणु बल लगने लगता है। अब उसको तोड़ेंगे तभी वह खोलेगा, बॉयल करेगा, उबलेगा। इसलिए ताप को, विलयन का ताप क्या करना पड़ता है? विलायक के ताप से बढ़ाना पड़ता है। मामला समझ में आ गया? तो बस एक ही रीजन है। वाष्प दाब का विलयन के कम होने का रीजन क्या है? विलय के अणु और जल के अणुओं के बीच आंतरिक अणुक बल लगना।
क्वथनांक का विलयन के बढ़ने का रीजन क्या है? यही है कि जल के अणु चिपक गए, अब उसको खौलाने के लिए टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा, तब जाकर वो टूटेगा, फोर्स टूटेगा, तब जाकर वो खौलना शुरू करेगा। मामला समझ में आएगा? जब तुम चिपक कर बैठ गए हो, हमें कितना बोलेंगे, मौखिक बोलेंगे नहीं हटोगे, उठाएंगे डंडा लेकर मारना शुरू कर, फिर जाकर लंबा लंबा बैठ जाओगे। मामला समझ में आ गया ना? तो यही है भैया, बल यानी कि टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाएंगे तभी जाकर कण अलग अलग होगा, नहीं तो कण अलग अलग होने वाला नहीं है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? बस इतनी बात कही गई है। इस फार्मूले को याद रखना है कि टीएस माइनस टी नॉट को डेल्टा टी भी कहते हैं। ये तो एक नंबर की परिभाषा हो गई। एक नंबर में परिभाषा पूछेगा क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, 4 नंबर का मिलेगा। अब इसी के साथ में 3 + 1 + 3 कर देगा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल, या फिर कर देगा 3 नंबर का डेरिवेशन। डेरिवेशन 50-50% चांसेस होते हैं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन न्यूमेरिकल कंफर्म होता है कि आना ही आना होता है। और डेरिवेशन भी आता तो 2 तरीके का आता है डेरिवेशन। देखो हर एक स्टेप हम बताते चलेंगे, आसानी की बोले स्टेप, हर एक स्टेप जानना। डेरिवेशन आता है 2 तरीके से, कभी कभी 1 नंबर का पूछ देता है और कभी कभी 3 नंबर का पूछता है। तो भैया 1 नंबर वाला पढ़ाने का 3 नंबर उसको चिपका कर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 3 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए हल करना पड़ेगा, और 3 नंबर वाले को 1 नंबर का पूछा तो नहीं लिख देंगे। अब बता 3 पेज 2.5 पेज का है डेरिवेशन, 2.5 पेज का मिनिमम जाएगा, उस 2.5 पेज को तुम 1 नंबर के लिए लिखोगे? नहीं, 1 नंबर के लिए 5 लाइन का लिखवाएंगे और 3 नंबर के लिए 2.5 पेज का लिखवाएंगे। तो चलो हेडिंग लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे, मैथ वालों के लिए मजेदार है, थोड़ा सा बायो वालों के लिए कष्ट होगा। मैथ हो कमजोर बा। हेडिंग लिखो, क्वथनांक में उन्नयन तथा क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को और क्या कहते हैं भैया? अणु भार या आणविक द्रव्यमान, कई नाम से जानते हैं जी। अणु भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन। चलो भैया हो गया, हम लिख दिए हैं जी, ऐसे कहे इसलिए खराब करना। आ जाते हैं जी, बातें हो गई ना? चलो अब ग्राफ मुस्कुराते हुए बनाओ और ग्राफ को समझो। ग्राफ है तो इसमें ग्राफ साइड में ऐसे इधर लिखा जाएगा, साइड में ग्राफ रहेगा, या ग्राफ ऊपर बना सकते हो, नीचे साइड में लिख सकते हो, जैसे क्या चीज ग्राफ है ना, वैसे अच्छा लगता है लिखने में। डोंट बतियाई। चलो जी एक बताओ जरा हमको इधर, यह जो है एक्सिस यह दाब के लिए है P, और यह जो है ताप के लिए है, ताप P के लिए। तो जरा बताना यह विलायक का दाब किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर P से, यह P हो गया, किससे डिनोट करेंगे विलायक के दाब को? यह विलायक का ग्राफ है, तो विलायक के दाब को किससे डिनोट करेंगे? P0 से, और विलयन के दाब को किससे डिनोट करेंगे? PS से। परिभाषा क्या बोला गया है? परिभाषा यही बोला गया है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम। तो भैया डाउन ही तो है, अब ये बना लेंगे तो इसमें खींच खींच कर समझाएंगे क्या कैसे कम है। और ये भी तो बताया गया है कि जो विलायक का क्वथनांक है, ये क्वथनांक आया, और ये किसका क्वथनांक के लिए जा रहा है भैया? विलयन का। ये T0 है और यह क्या है? TS है। तो बात तो ये बताइए कि TS का मान T0 से क्या होता है? अधिक होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं? डेल्टा T। इन दोनों के डिफरेंस को ही डेल्टा T भी करते हैं। ग्राफ बनाओ, फिर समझा रहे हैं इसमें खींच कर, फटाफट ग्राफ बनाओ। इधर देखते हैं ये भैया, ग्राफ को समझा जाए, ग्राफ को समझते हैं। इधर के परिभाषा ग्राफ सेट बैठना चाहिए। सबको पता है ग्राफ अगर थोड़ा बहुत बनाना सीखे होगे
तो जानते होगे ये वाला एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0। हम इधर मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये मान लेते 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 बढ़ता जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्राफ मेन है। ये नहीं कि ये कुछ ऐसे बस चीना खींच कर रख दिया गया, चीना नहीं खींचा गया, परिभाषा कोई डिफाइन करता है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके लाई गई। हमने इसको बीच में रोक दिया, क्या बीच में है? नहीं जी, ये आगे यहां पर आएगा, ये यहां से ऐसे गया है वास्तव में। अब ये खींच खांच का बनाने मतलब ना, ये समझाने वाली बातें चल रही हैं। पता चले कि तुम लोग वे में देखो खींच खांच का बनाने शुरू करते हैं, आप तो बना रहे हैं, ये समझा रहे हैं हम। एक लुक एट बोर्ड पर, जब 10 डिग्री टेम्परेचर था या जब 30 डिग्री, अजय जब 30 डिग्री टेम्परेचर था तो उस समय विलायक का क्वथनांक कितना, विलायक का प्रेशर कितना था? चलो देखो जरा ध्यान से, ये 30 डिग्री को हम ले जा रहे हैं, ये रहा, और विलायक का प्रेशर कितना दिख रहा है हमको? 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो विलायक का वाष्प दाब था वह 6 atm मान लेते हैं, या mmHg था। कितने पर? 30। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस विलेय में, इस विलायक में कोई विलेय घोल दिया गया। विलायक क्या? जल होगा, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी। इसमें क्या घोल दिया गया भैया? कोई विलेय चीनी घोला गया, तो क्या बन गया? विलयन। विलयन बना तो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही देखो विलयन का वाष्प दाब कितना तुमको दिख रहा है? 2.5, लगभग कितना मान लेते भैया? 2.5। क्लियर करना, यह 2.5 किसका मान है? PS का। ये 6 किसका मान है? P0 का। तो परिभाषा क्या कर रहा था कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता भैया? कम होता है ना। परिभाषा में हम लोग लिखे हैं, जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कब हुआ? अभी आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, टेम्परेचर डिफरेंस करके भी देखेंगे। मान लेते हैं अब 70 पे ये जो बात ग्राफ बनाया गया 70 पर बनाया गया, तो कितना दिख रहा है जरा देखना जी। 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम विलायक को देख रहे हैं, कितना भैया? 13 atm, ठीक है ना। 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलायक का प्रेशर कितना है? 13 है, और उसी 70 पर विलयन का प्रेशर कितना है? 8 है। जरा देखो, उसी 70 पर विलयन का प्रेशर कितना है? विलयन का प्रेशर 8 है, तो विलयन का वाष्प दाब कम है ना। लेकिन अगर दोनों के वाष्प दाब को बराबर करेंगे तब तो क्वथनांक आएगा ना भैया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब तो बॉयल करेंगे। अब इसको दोनों को बराबर करने के लिए गर्म करते करते गए तो 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलयन उबलना शुरू हुआ, जिस पर जिसका प्रेशर कितना गया? 13 atm। ये भैया जरा गौर करना, T70 पर T70 था तो 13 atm था, और जब T0 90 हुआ तब कितना हुआ? 13 atm हुआ। 13 जब दोनों को मामला बराबर करने गए तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या आया? ज्यादा आया कि नहीं आया? विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा। जब दोनों का मान हम क्या करने लगे? बराबर। जब PS भी 13 और P0 भी 13, तो P0 70 पर 13 है, यानी विलायक 70 पे खोल रहा है, ऐसा समझो। विलायक कितने पे खोल रहा है? 70 पर, और विलयन कितने पे खोल रहा है? 90 पर। तो भैया विलायक विलयन का क्वथनांक बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना। तो क्या लिखे थे उसमें? जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। अतः इन दोनों के डिफरेंस को ही, यानी TS माइनस T0 को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते। तो परिभाषा को सेटिस्फाई ग्राफ कर रहा है, समझ में सबको आ गया ग्राफ? किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, इसे डालो, बात तो
अब इसी पर नियम अप्लाई करेंगे। देखो 2-3 तरीके से लोग हल करते हैं। हमारा सिंपल सा एक तरीका था कि बायो को समझ में आ सके, बायो वाले लोगों को भी, मैथ वालों को तो समझ में आ ही जाएगा। इसलिए बीजगणितीय अवकलन समाकलन का विधि न प्रयोग करते हुए हम साधारण सा क्लासियस कैलिब्रॉन के समीकरण पर करते हैं, जिसमें लॉगरिथमिक आता है। थोड़ा 1-2 जगह बस फार्मूला आएगा, बाकी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो हम इस्तेमाल करेंगे क्लासियस कैलिब्रॉन के समीकरण के अनुसार। क्लासियस कैलिब्रॉन के नियमानुसार क्लासियस कैलिब्रॉन का समीकरण, ये जो बीएससी ग्रेजुएशन करने जाओगे तो तुमको सिखाया हल कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे। क्लासियस ने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया? लॉग लिया। समझना ऐसे है, दिमाग में भी सेम आएगा तरीका। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लिया और लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा कि पहला प्रेशर बटे के दूसरा प्रेशर, यानी P0 बटे के PS। पहला प्रेशर कौन है? P0, दूसरा प्रेशर कौन है? PS। इक्वल टू लिया, LV बाई R कांस्टेंट है कोष्टक में। पहले टेम्परेचर का अनुपात, पहला टेम्परेचर कौन है भैया? T0 है, 70 नहीं, T0। पहला टेम्परेचर कौन है? T0। T0, ये तो 70 यहाँ पर दिखाया गया है ना, तो कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर। तो पहला टेम्परेचर T0 है और माइनस दूसरा टेम्परेचर कौन है? PS। बन गया ये क्लासियस कैलिब्रॉन का समीकरण। ये क्लासियस कैलिब्रॉन का समीकरण। इसी के आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे क्वथनांक का उन्नयन, यानी डेल्टा टीवी, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी, और मोलर द्रव्यमान, अणुभार या आणविक द्रव्यमान कई नाम से जिसको जानते हैं, स्मॉल एम में संबंध स्थापित हमको करना है इन दोनों के बीच में। और यह पूरा डेरिवेशन 3 नंबर का आता है पेपर में, 3 नंबर में, और इसी डेरिवेशन को 1 नंबर के लिए भी हल करेंगे। और अक्सर पेपर में या तो डेरिवेशन आता है या न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो तय होता है, अब न्यूमेरिकल आ गया ना, आसान है 3 नंबर लाना, लेकिन वही है कैलकुलेशन, गुणा भागाना चाहिए। समीकरण समझ में आया? फिर रिपीट करते। क्लासियस कैलिब्रॉन ने लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लिया, लॉग में ये बोला पहला प्रेशर बटे के दूसरा प्रेशर करिए बराबर LV बटा के R लीजिए, पहले टेम्परेचर का अनुपात और माइनस करिए दूसरे टेम्परेचर का अनुपात, घटा दिया जाए और यह बन जाएगा क्लासियस कैलिब्रॉन का समीकरण। अब कहेंगे जहां तामा, जहां P0 क्या भैया? विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या लल्ला हमारे? विलयन का वाष्प दाब है। T0 क्या है? विलायक का क्वथनांक है। PS क्या है? विलयन का क्वथनांक है। R क्या है? LV पहले लिख लेते हैं। LV क्या है? मोलर स्थिरांक, नहीं मोलर, सॉरी, मोलर स्थिरांक है। R क्या है? गैसीय स्थिरांक है। और R का मान सबको पता है जी, R का मान विलियन का समीकरण जो हल कराया था उसी में R और S आया था। उन्होंने बताया था R और S दोनों एक ही है, लेकिन गैस के लिए R लिखते हैं, विलियन के लिए S लिखते हैं। तो इसका मान होता है 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। एक तो ये जानो ही जानो। एक और मान होता है, अगर मान बदल गया केल्विन या जूल में आ गया, तो जूल के लिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होता है। अगर इसको कैलोरी में चेंज करेंगे तो कैलोरी में होता है 1.98 जो लगभग बराबर कितने के दिख रहा है जी? कितने के बराबर दिख रहा है? 2 के ना। तो कई जगहों पे 1.98 रखते हैं, कोई लोग 2 रख देते हैं। ये 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है सारा कुछ। ग्राफ को फिर से एक बार भी समझा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर एज फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 30 डिग्री पर देख लो, दोनों को एक साथ में 30 डिग्री पर विलायक का वाष्प दाब 6 ATM है, तो 30 डिग्री पर विलयन का वाष्प दाब 2.5 ATM आ रहा है। अगर वही हम बात कर रहे हैं 60 ATM पर, देख लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर मिलाया जाए 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर विलायक का
विलायक का प्रेशर कितना है 10 एटीएम है, उसी 60 डिग्री पर विलयन का वाष्प दाब कितना दिख रहा है हमारे 5 एटीएम दिख रहा है, यानी विलयन का वाष्प दाब विलायक से हमेशा कम रहेगा। अगर दोनों का वेपर प्रेशर समान करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, दोनों का वेपर प्रेशर क्या करेंगे एक समान, तो टेम्परेचर क्या होगा बदलेगा। अगर 13 एटीएम पर जो पी नॉट था विलायक का 13 एटीएम 70 पर था, तो वही विलयन जब बनाया गया तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, जैसे उसमें हमने विलयन बोला तब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, 13 एटीएम लाने के लिए कितना करना पड़ा 90 डिग्री सेल्सियस। जो विलायक 70 पर खोल रहा था उसमें विलय घोलने के बाद बना विलयन कितने पर खोलने लगा 90 पर बॉयल करने लगा, यानी 13 एटीएम आया। इसका साफ साफ मतलब है कि इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं क्वथनांक में हुआ उन्नयन, यानी क्वथनांक में हुई वृद्धि, ठीक है ना। और इसी डेरिवेशन को हम यहाँ पे क्लासेस के इलेक्ट्रॉन के अनुसार लेकर गए और क्लासेस के इलेक्ट्रॉन ने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में पी नॉट बटे के पी एस लीजिए इक्वल टू एल बी बटा के आर लीजिए, और क्या होगा पहले टेम्परेचर का अनुपात माइनस दूसरे टेम्परेचर का अनुपात। इसी के आधार हम सिद्ध करेंगे और आगे लाएंगे डेल्टा टी वी और स्मॉल एम में रिलेशन। सबसे आसान विधि हम बताने चल रहे हैं, न कि मैथमेटिकल विधि। मैथमेटिकल इसमें नहीं, कुछ लॉगरिथमिक है तो बस उतने से हल हो जाएगा, इसमें अवकलन समाकलन बीजगणित का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इस डेरिवेशन में, ठीक है। तो फटाफट इतना लिख रहा हूँ, यहाँ तक हम लोगों का हो गया। ये समीकरण इसके नीचे में लिखवाया है अभी कि पी नॉट क्या पी एस क्या, अब उसके आगे हल करेंगे। हमें संबंध किसमें साबित हल करना है, ये पूरा तो ग्राफ के माध्यम से हमने बता ही दिया है कि ग्राफ से पहला प्रेशर बटे के दूसरा प्रेशर, पहले टेम्परेचर का अनुपात माइनस दूसरे टेम्परेचर का अनुपात, इतने लिख दी गई बातें। अब इसके बाद हमें क्या दर्शाना होता है, बताना होता है, इसमें हमें जो प्रूफ करना है, जो संबंध स्थापित करना, वो डेल्टा टी वी और स्मॉल एम में संबंध लाना है। एम कहीं दिख रहा है क्या इसमें, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन डेल्टा टी वी हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं जी, ला सकते हैं। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, लॉग पी नॉट बटे के पी एस इक्वल टू, जो हमने लिखा था जहां के नीचे से सब लिखना शुरू करना है, जैसे हमने बताया अभी कि पी नॉट क्या पी एस क्या टी नॉट क्या टी एस क्या, उसके बाद से यहां से शुरू करना है। एल बी बटे के आर पुस्टेक में 1 अपॉन टी नॉट माइनस 1 अपॉन टी एस। क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू एल बी बटे के आर। एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो टी नॉट इंटू क्या हो जाएगा टी एस हो जाएगा, और जब होगा लल्ला यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, टी एस बचेगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे टी एस हो जाएगा माइनस, टी एस से टी एस कट जाएगा, टी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे टी नॉट हो जाएगा। इतना मामला तय है। अभी हम सभी पढ़े हैं, क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, बताया हमने कि सर देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस क्या होता है टी नॉट। अभी हमने लिखा है कि नहीं लिखा है क्वथनांक यूनियन में, ये बातें तय हुई है कि किसी विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर कोई क्वथनांक का क्या कहते हैं लल्ला, उन्नयन कहते हैं। ये हमारे यहाँ को उठाकर रख देंगे तो क्या बन जाएगा लल्ला, लिख सकते हैं लॉग पी नॉट बटा के पी एस इक्वल टू एल बी बटे के आर, और कोष्टक के ऊपर हो जाएगा डेल्टा टी एस और बटे में क्या हो जाएगा टी नॉट इंटू टी। एक बात समझना जी लड़के, यहाँ पर यह माना जाता है इस जगह पर मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों टेम्परेचर आ जाए, टी नॉट और टी एस जब मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस में नहीं, अंतर तो ठीक है, अगर हम अंतर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर पता चलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं होगा। अगर मान लो कि 100 का गुणा 101 में करोगे, कितने का फर्क आएगा जी मल्टीप्लाई में, 100 का गुणा 101 में करोगे 10,001 का ना आएगा, नहीं ना होगा। 10,001 और 10,000 में कितना का अंतर है जरा बता दो हमको। 10,100 होगा, 10,100 होगा, 100 में 100 का 10,000 होगा, 300 का 1 का 10,000 होगा, कर लेना 10,100 चाहिए होगी। तो कहने का आशय ये है कि इसमें और इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जब ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो टेम्परेचर डिफरेंस में यह माना जाता है कि अगर हम सही रहा ना, तब हो गई 10,100 कहाँ से तू बताओ तो, अच्छा 10,100 गई, भारी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर यह दोनों का अगर अंतर निकाला जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आएगा,
डिफरेंस कितना आएगा 1 डिग्री सेल्सियस का। तो ऐसा माना जब ये मल्टीप्लाई है तो लगभग एक दूसरे को क्या मान लिया जाता है बराबर, क्योंकि 100 और 101 में कोई ज्यादा का अंतर नहीं बल्कि कितने डिग्री का अंतर है 1 डिग्री का अंतर है। अतः इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि डेल्टा टी नॉट लगभग बराबर है किसके टीएस के। तो हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चा लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू, दिख रहा है ऊपर या नहीं, हाँ दिख रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा एल भी बटे के आर, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी बी और बटे के हमारी मर्जी टी नॉट लिख दें, टी एस लिख दे दोनों को। तो हम टी एस लिख रहे हैं क्योंकि नॉट के ऊपर जीरो है तो लगेगा 2 जीरो है, 0 2 है, इस वजह से हम टी एस लिख रहे हैं टी एस इंटू टी एस। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं लॉग पी नॉट बटे के पी एस इक्वल टू एल वी बटे के आर और डेल्टा टी बी और बटे में हो जाएगा टी एस का स्क्वायर। अब टी नॉट लिखते तो दिक्कत ये होती है टी नॉट के स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ता, थोड़ा सा अजीब है लिखना पड़ता, इस वजह से हमने टी एस लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण नंबर 2 बनाकर रोक लेंगे। एक मान हमको मिल गया कि नहीं मिल गया जी, एक मान मिल गया। अब बारी किसकी है एम की निकालने की। अब एम कहां से आएगा, किस तरीके से किस जगह से निकाला जाए ये चेक करके बताओ एम कहां से दिख जा रहा है, राइट हैंड साइड से कहीं से एम निकलेगा क्या, क्या लग रहा है तुम्हें कि लेफ्ट हैंड साइड में जो समीकरण हमने लिखा है क्या वहां से कहीं एम आएगा, एम नहीं आ सकता वहां से, तो किससे लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पी नॉट अपॉन पी एस दिख रहा है, यानी कि सच अगर इसको राउल्ट के जैसा बना दे, इस समीकरण को कैसा बना दे राउल्ट के जैसा, राउल्ट बोले तो पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट इक्वल टू इस छोटका डबल हुआ बड़की मम्मी, छोटका मम्मी बड़का डबल हुआ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा छोटा है। अगर इस वाले को हम ऐसा बना दें और बन जाए तो इसके जगह पर हम इतना लिख देंगे और छोटा या वाला एम आ जाएगा और उभारा आ जाएगा मूलतः मान। तो हम इस समीकरण के कहेंगे समीकरण 2 के LHS से, अब LHS को केवल हल करके हम ऐसा लाएंगे पूरा पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट बनाएंगे। तो चलो तैयारी करते बनाने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा गणित का काम आ जाएगा, यहाँ पर तो ठीक था जनरली गणित थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा हम लोगों को। लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्टेप काटेंगे हम, तो बहुत लंबा जाएगा अगर नहीं काटेंगे तो। लॉग पी नॉट बटा के पी एस, नीचे क्या दिख रहा है यहाँ पर, नीचे यहाँ पर क्या है, अब पी नॉट को नीचे लाना पड़ेगा ना, अगर पी नॉट बनाना है तो पी नॉट को क्या ऊपर वाले को कहाँ लाना पड़ेगा नीचे, और नीचे वाले को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि पी एस ऊपर दिख रहा है। तो क्या होता है सबको पता भैया, जब नीचे वाली चीजें ऊपर जाती हैं तो क्या लग जाता है इनवर्स, इनवर्स लगेगा जी, पावर माइनस हो जाएगी, और ऊपर वाले को नीचे लाते हैं तभी भी तो इनवर्स लग जाता है, लगेगा कि नहीं लगेगा। पी एस ऊपर गया तो पी एस इनवर्स, पी नॉट नीचे है तो पी नॉट पर -1, इतना तो बात जानते हो बचपन में कि अगर x नीचे 1/x है ऊपर है तो x पर -1 हो जाएगा, और ऊपर अगर x है x स्क्वायर ऊपर है नीचे लाएंगे तो क्या होगा 1 बटा के x पर -2 हो जाता है, नीचे से ऊपर घात माइनस में ऊपर से नीचे लाते तो भी माइनस। तो हम ये बता रहे हैं कि जैसे नीचे से ऊपर लगेगा इनवर्स हो गया, ऊपर वाले को नीचे लगाए तो क्या लगेगा इनवर्स। तो क्या इन दोनों को इनवर्स मिलाकर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, लॉग पी एस अपॉन पी नॉट का होल का इनवर्स, दोनों पे इनवर्स आ रहा है, तो क्या पूरे टोटल पे इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। हमने पूरा ऐसे पलटा, दोनों पे इनवर्स आया, हमने पूरा टोटल इनवर्स लिख दिया, लिखा जा सकता है कि नहीं, लड़के सभी ऊपर देखो बाद में लिखना। अब हम सबको पता है लॉग का फार्मूला याद करो, 10 में भी हमने पढ़ाया बताया है, 11 में भी बताया हमने कि log m टू दी पावर n सिर का बोझ होता है तो कहाँ पटकता है आगे, n log m यानी n आगे आ जाएगा। तो ये पूरा m है, ये पूरा m है और ये क्या है n है, n आगे आ जाएगा m रह जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लल्ला यहाँ पर इसको -1, तो माइनस आगे आएगा तो केवल माइनस लगेगा जी, माइनस पी एस बटा के पी नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीज गणित का नियम लगाने जा रहे हैं, बाय वाले समझना नहीं, रट्टा मार के याद करना बच्चा। माइनस क्या चीज
नहीं दिख रहा, माइनस लॉग कोष्टक में 1 माइनस पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट कोष्टक बंद कोष्टक डायरेक्ट। इस वाले से ये डायरेक्ट बना देगा। कहने पीछे बैठ गई है, हैं? मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं डर हो रही हूँ तो ये सब उधर फिर मैं चलो उधर खाली बैठ, उधर चलो। इस तरह इससे डायरेक्ट यह बनेगा, हम कहेंगे ये दोनों बराबर है, बात मानोगे? बराबर है कि नहीं है? कहोगे नहीं है, ऐसे कैसे बराबर है? ऐसे कैसे बराबर है? तो देखो ऐसे ही बराबर है। 1 माइनस पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट। एलसीएम क्या लोगे लल्ला? पी नॉट लोगे, तो पी नॉट एक कम पी नॉट माइनस पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, बचेगा एक का गुणा पी नॉट में करोगे पी नॉट माइनस माइनस प्लस पी एस, तो पी नॉट से पी नॉट क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? पी एस बटा के पी नॉट ही ना बचा, पी जीरो। तो ये और ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं? आ गया ना? तो ये मान और ये मान दोनों बराबर है, बस सूत्र बनाने के लिए ऐसा किया गया ताकि ये बन सके। देखो अब बन गया कि नहीं बन गया जी? तो यहाँ पे ये बीजगणित का नियम इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा लगता है। अब आगे क्या होगा इसका? एक और लॉग का फार्मूला होता है, क्या होता है? लॉग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। लॉग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, यह रहा 1, ये रहा पूरा x, ये रहा 1 और ये पूरा टोटल वैल्यू क्या रही? x रही। तो क्या लिख सकते हो लल्ला? लिखा जा सकता है, यह सारा मामला इसी के बराबर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस पहले से है, माइनस तो पहले से ही बाहर है, ठीक, और कोष्टक में माइनस और x की जगह पर क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, यानी पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट किसके बराबर आया लल्ला? लॉग पी नॉट बटा के पी एस को ही तो हल करके इतना लाया गया है, इसी को हल करने के बाद तो इतना आया है ना, अलग से तो आया नहीं। फिर से रिपीट करते हैं। यहां तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इस वाले साइड को राउंड के जैसा बनाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटा के पी नॉट बनाएंगे, जबकि नीचे हमें पी एस दिख रहा है, पी नॉट होना चाहिए, पलटेंगे ऊपर नीचे लाएंगे, तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यस पी एस पर माइनस लग जाएगा, पी नॉट नीचे आएगा तो पी नॉट पर माइनस लग जाएगा, दोनों पर माइनस माइनस है तो कॉमन करके टोटल पर माइनस कर दिया गया। जब टोटल पर घात माइनस हो गई तो फार्मूला लागू करेंगे m टू द पावर n का, तो n आगे आ जाएगा, log m बचेगा, इसका माइनस आगे आ गया, पी एस बटा के पी नॉट बचा, इसको डायरेक्ट हमने इतना बना दिया समीकरण, क्योंकि यहाँ से राउंड का नियम हमने लिखा, एक में से घटा दिया। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे पी नॉट यहाँ पर जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, पी एस बटा के पी नॉट, यानी यही सेम टू सेम समीकरण बचेगा जो हमने यहाँ पर हल किया, दिखाया हल करके। यह फार्मूला कैसे किससे मैच कर रहा है? देखो लॉग से लॉग, 1 से 1, x से x, तो log 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स होता है सीधा फार्मूला, तो इस वाले मान को माइनस एक्स लिखेंगे, तो देखो इतने को हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स, माइनस पहले से था तो वो वाला माइनस बाहर, तो माइनस माइनस का जगह गुणा करेंगे प्लस, यानी log पी नॉट अपॉन पी एस के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, log पी नॉट माइनस पी एस बटा के पी नॉट लिखा जा सकता है। अब ये वाला मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे लल्ला? ये वाला मान उठाएंगे, ले चलेंगे समीकरण 2 में, कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर रख दो बच्चा, यहाँ पर क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस बटे के पी नॉट इक्वल टू एल बी बटे के आर और डेल्टा टी बी बटे के पी एस का होल का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? समीकरण नंबर 3 बनाकर रोक लो, आगे कहेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, क्या राउल्ट चाचा कहते हैं भैया? पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट बराबर छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा एम, स्मॉल एम इंटू बड़ा डब्ल्यू, होता है कि नहीं होता? ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, कहेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर, रख दो उठाकर, क्या हो जाएगा जी? स्मॉल डब्ल्यू इंटू बड़का एम छोटा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू एल वी बटे के आर और डेल्टा टी वी बटे के पी एस का स्क्वायर।
हमको डेल्टा टीबी के बराबर लिखना है, बाकी चीज का तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पर और ये वाला नीचे, तो बचेगा यहाँ पे केवल क्या, डेल्टा टीबी बचेगा कि नहीं बचेगा, डेल्टा टीबी बचेगा। अब इसको इधर करेंगे गुणा, देखो डब्लू बटे के एम इंटू कैपिटल डब्लू, इस वाले कैपिटल एम को हम साइड कर रहे हैं, तो एक लेके साइड कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एम इंटू आर इंटू पी एस का स्क्वायर, और बटे में केवल कौन जा रहा है, एल बी। क्यों इसी एम को साइड किए हैं, चलो इसलिए साइड किया कि दोनों को फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला याद रहता तो सोचते, छोटका डबल की छोटकी मम्मी बड़का डबल की घरे रहती मोललता बन रहा है, क्या बन रहा है, मोललता, ये ना मोललता का फार्मूला है, मोललता के फार्मूले को बनने से रोक कौन रहा था, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम को हमने बस साइड में मल्टीप्लाई इधर कर दिया, चाहे हृदय गुणा हो चाहे यहाँ हो, कोई अंतर क्या गुणा में किया है ना, तो इस वाले को मैं कैपिटल एम को इन सबके साथ कर दिया, और ये मोललता बन रहा है, लेकिन मोललता का फार्मूला में थोड़ा सा एक दिक्कत ये थी, छोटका डब्ल्यू इंटू 1000 और बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये ना हुआ करता था 1000, यहाँ पे 1000 है क्या जी, नहीं है, तो हम 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर सकते हैं क्या, बटकर एक ही ना बचेगा, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और इंटू कैपिटल एम इंटू आर इंटू टी एस का स्क्वायर बटे के एल बी इंटू 1000, ये इतना बच गया। हम लोग अभी जानते हैं एक बात, एक यहाँ पर लिया जाएगा, अतः क्या होगा कि जो KB होगा स्थिरांक, इस पूरे को कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे तो क्या है कांस्टेंट, m इंटू आर इंटू टी एस का स्क्वायर बटे के एल भी बटे के इंटू कितना है 1000, इस पूरे को स्थिरांक मान लेंगे क्योंकि इसका कोई खेल नहीं है, स्थिरांक माना जाएगा। तो किसका स्थिरांक आ रहा है, वॉल्यूम का ना, तो इसको KB के बराबर माना जाएगा, किसके बराबर, KB के बराबर। अभी यह मान उठा के यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, और यह पूरा मामला कितने के बराबर हो गया, KB, तो हम लिख सकते हैं ना KB, और KB बटे के क्या लिखा जा सकता है, m इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही समीकरण 4 है, और यही समीकरण नंबर 4 ही क्वथनांक में उन्नयन और अणुभार में क्या है, संबंध का फार्मूला है ना, आसान बिल्कुल। अच्छा ये वाला स्टेप हम थोड़ा सा मिटाएंगे, एक स्टेप और हमको आगे थोड़ा सा लिखना था, ये तो तारीफ ही होगे, समझा देते हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर मिटा दें, समझो टोटल स्टोरी सुनने साथ। हम लोगों ने यहाँ तक हल किया था अभी ग्राफ के बाद, तो ग्राफ के बाद आया था log P नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू एल बटा के आर 1 अपॉन टी नॉट माइनस 1 अपॉन टी एस, ये ग्राफ के बाद मान आया था। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, टी नॉट अपॉन इंटू टी एस, एलसीएम लिया, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो गया, ऊपर टी एस चला जाएगा, टी एस से टी एस कैंसिल हुआ, ऊपर टी नॉट चला जाएगा, टी एस माइनस टी नॉट। अभी हमने समीकरण पढ़ाया है, बताया है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह विलयन के क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक के अंतर के क्या होता है, बराबर, यानी कि यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा टीबी, इस जगह पर हमने डेल्टा टीबी रख दिया, बाकी इधर का जैसे का तैसा होगा। जब दोनों टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, टी नॉट और टी एस एक दूसरे के लगभग बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पर हम चाहे टी एस दोनों को कर दें, टी नॉट कर दें, हम दोनों को टी एस कर दिया हमने, लॉग पी नॉट अपॉन पी एस एल बी बटे क्या, डेल्टा टीबी बटे टी एस इंटू टी एस हुआ, टी एस का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 रोक देंगे। हमको डेल्टा टीबी और स्मॉल एम में संबंध चाहिए होगा, डेल्टा टीबी तो मिल गया लेकिन एम नहीं मिल रहा, एम लाने के लिए इसको राउल्ट जैसा बनाएंगे, राउल्ट का बनाने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लॉग पी नॉट अपॉन पी एस इज इक्वल टू, कुछ नहीं किया, हमने इसको फ्लिप कर दिया, क्योंकि राउल्ट के नियम में पी नॉट नीचे होता है, पी एस कहाँ होता है, ऊपर, पी नॉट को नीचे लाया, पी एस को ऊपर लेके गया, तो पावर क्या लग जाएगा, -1, इनवर्स हो गया, ठीक है। अब सबको पता लॉग का फार्मूला, लॉग m इंटू एन बराबर n कहाँ जाता है, आगे n इंटू लॉग m, ये 10वीं 11वीं दोनों क्लास में पढ़ाया बताया गया फार्मूला। तो इसी फार्मूले के साथ ये पूरा m है और ये n आगे पटक देगा, तो माइनस आगे आ गया और बचा लॉग पी एस अपॉन पी नॉट बच गया। अब इसी को हमने लॉग बीजगणितीय रूप से ऐसा बना दिया, ये और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यदि एलसीएम लेंगे देखो पी नॉट एलसीएम लेंगे तो 1 से पी नॉट यहाँ पे ऊपर होगा, पी नॉट माइनस पी नॉट, क्योंकि पी नॉट से पी नॉट कर जाएगा, एक बचेगा पी नॉट प्लस पी एस बचेगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, पी एस बटा के पी नॉट, यानी सेम टू सेम, ये दोनों बराबर है, अंतर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में।
अब इसके बाद ये फार्मूला मैच कर रहा है इस वाले से, log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है, माइनस पहले से ही है, माइनस पहले से बाहर कर दिया हमने, ये log 1 और ये x, तो माइनस और x की जगह पर क्या रख दिया, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट रख दिया, माइनस के अंदर गुणा कर दिया, इतना आ गया। यह मान किसके बराबर आ रहा था, log पी नॉट अपॉन पी एस के बराबर, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस की जगह पर इतना रख सकते, उठा का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद हमने कहा कि राउल चचा के अनुसार चलेंगे, तो राउल का नियम कहता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल डब्ल्यू इनटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मान उठा हमने इसमें रख दिया, रखेंगे क्या बन गया, डब्ल्यू एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू एल बी अपन और डेल्टा टी बी इनटू टी एस। डेल्टा टी बी को बराबर लाने के लिए दोनों का ऊपर और इसका नीचे, ऐसे यहाँ पर ऊपर और ये वाला नीचे, तीन मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते समय हमने देखा करीब सभी ये तो मोललता का फार्मूला दिख रहा है, छोटका डबल छोटकी मम्मी बड़का डबल के साथ ही रहती है, ये फार्मूला दिख रहा है मोललता का, लेकिन मोललता का फार्मूला बनने से कैपिटल एम रोक रहा है, तो कैपिटल एम को हमने साइड में कर दिया, इन दोनों को तीनों को एक साथ कर दिया, तो कैपिटल एम के साथ में आर और टी एस का स्क्वायर, एल बी कहाँ चला गया, नीचे। मोललता का फार्मूला बनने से 1000 रोक रहा था, तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से, तो यह पूरा फार्मूला बन गया। यह मान को हमने स्थिरांक मान लिया, स्थिरांक के भी मान लिया गया, जहां के बी को क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक में नीचे लिखेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के बी के मानते हैं, लेकिन बी किस लिए मान रहे हैं, बॉइलिंग के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के लिए पढ़ा, तो के बी बराबर ये पूरा टोटल मान, यह मान उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया। तो देखो इसका डब्ल्यू 1000 के बी बटे के एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आगे हम सबको पता लगा, यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हो गया था ना यहाँ तक सभी का, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखा जाएगा जहां के बी मोलल, अभी के बी को रोक दो, बाद में लिखते हैं सभी मान, पहले इसका मान रखते हैं। ये कितने के बराबर है भैया, मोललता के, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोललता इनटू क्या हो जाएगा, के बी, लिख सकते हैं कि नहीं जी। यह पूरा मान मोललता इनटू क्या बचेगा, के बी, देखिए ये भी संबंध है, तो लिखा जाएगा समीकरण नंबर 4 ही अणुभार और क्वथनांक में उन्नयन का क्या है, संबंध को प्रदर्शित करता है। अब जामा लिखेंगे, जामा के बी क्या है भैया, तो के बी लल्ला है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, यही ना जी। और डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, कोई तकलीफ है नहीं, अब उतार लो पूरा पूरा मामला समझ में सबको आ गया होगा आई थिंक। इस पर 50-50% बचा तय होता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन भी, 3 नंबर का, और दोनों में से कोई ना कोई एक पर आएगा जरूर, या तो क्वथनांक या फिर दिमाग। 7 सेट में से 3 सेट में सवाल इस पर रहता ही रहता है। और देखो हमने बताया था ना कि इसका डेरिवेशन 2 किस्म का हल कराएंगे, या 3 नंबर के लिए था इतना लंबा, अब नोट में लिखो 1 नंबर के लिए अगर आ गया तब क्या करेंगे, 5 लाइन में खत्म करेंगे, पूरा इसी को हल कर रहे हैं, तो जितना लंबा किए हैं 5 लाइन। और नोट लिखो, क्वथनांक के उन्नयन तथा अणुभार में संबंध, या कब इस्तेमाल करोगे भैया बताओ जी, जब 1 नंबर का अगर रहेगा कि संबंध स्थापित कीजिए तब ये वाला लिखोगे। अब ये नहीं है कि 1 नंबर वाला मैं 2.5 पेज बैठ कर लिखना शुरू कर दें और 3 नंबर वाला मिलाकर 1 नंबर को लिख दें, तब वो नंबर नहीं मिलेगा। क्वथनांक में उन्नयन तथा अणुभार में संबंध, अरे भैया ऊपर नंबर दे ही का है, कामा नंबर दे, हम मानवे ना करें, जब दिया रहता तो माने का नहीं। कौन सा पेपर, जिस पेपर में उस क्वेश्चन क्या है उसका नंबर ना दिया गया था। देखो यहाँ पर देखते हैं, इसमें संबंध स्थापित कर दे, देखो फट से हो जाएगा। अब इधर देख लो, बाद में दिखाना, डेल्टा टी बी
समानुपाती मोललता, ये भैया बन गई परिभाषा। अब बन गया डेरिवेशन। कहेंगे किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हो गया। किसी विलयन किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। सबको बचपन से पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं नियतांक क्या लगता है के, लेकिन बी के लिए चल रहा है बॉलिंग के लिए तो के भी लगा देंगे और क्या हो जाएगा मोललता। समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो मोललता होती है वो छोटा डबलुआ 1000 रुपया देकर छोटकी मम्मी और बड़का डबलुआ के घर पे रहता है। ये तो फार्मूला है जी, ले कर रख दो तो क्या बन जाएगा डेल्टा टी बी बराबर, इसको यहाँ पे मोललता की जगह पर रखें छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 और इंटू पीछे के बी को कर दिया हमने के बी बटा के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आ गया कि नहीं आ गया 5 लाइन में, 4-5 लाइन में हो गया ना फार्मूला सेट। तो यह कितने नंबर में करेगा भैया, 1 नंबर का जब दिया रहेगा सामने कि क्वथनांक में उन्नयन और अणु भार में संबंध स्थापित कीजिए, 1 नंबर तो इतना करके छोड़ देंगे। परिभाषा बस तब का परिभाषा क्या लिखोगे सुन लो, अब परिभाषा खुद से लिख लेना, अभी लिख लो तुम लोग तो गड़बड़ कर दोगे। किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। हो गया बच्चा, डेरिवेशन हल कर दो, बहुत बड़ा है, बाकी बातें कल की जाएंगी।